हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओरल एंटाइकोगुलेंट्स। सो ओरल एंटाइकोगुलेंट्स क्या होता है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और एंटाइकोगुलेंट्स क्या होता है, और जो पेरेंट्रल एंटाइकोगुलेंट्स हैं जो कि हम सबक्यूटेनियसली और आईवीज देते हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये एक तरह का पार्ट 2 भी आप बोल सकते हैं, जो कि है ओरल एंटाइकोगुलेंट्स। सो इसमें हम एंटाइकोगुलेंट्स क्या होते हैं और जो ओरली हम एंटाइकोगुलेंट्स देते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो जो मेन ओरल एंटाइकोगुलेंट्स हैं वो हैं वारफरिन। वारफरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ओरल एंटाइकोगुलेंट है एंड है डायरेक्ट ओरल एंटाइकोगुलेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ओरल एंटाइकोगुलेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले एंटाइकोगुलेंट्स पढ़ लेते हैं क्या होता है। एंटाई मीन्स अगेंस्ट एंड कोगुलेंट्स मीन्स कोगुलेशन, मीन्स ब्लड का क्लोट होना। सो ब्लड के क्लोट के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं, मीन्स जो ब्लड का क्लोट्स बनने से प्रिवेंट करते हैं उसको बोलते हैं एंटाइकोगुलेंट्स। सो एंटाइकोगुलेंट्स को कॉमन या फिर लेमन लैंग्वेज में ब्लड थिनर्स भी कह देते हैं। ब्लड थिनर्स इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये ब्लड में क्लोट नहीं बनने देता, ब्लड को फ्लो करके रखता है। तो ये लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं, मेडिकल टर्म में ब्लड थिनर्स नहीं बोलते। सो एंटाइकोगुलेंट्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू प्रिवेंट क्लोट फॉर्मेशन। सो ये ड्रग्स क्या करेंगे, ये क्लोट के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगे, मतलब ये क्लोट को बनने नहीं देंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। बाय रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू फॉर्म क्लोट। सो ये क्या करता है कि ब्लड की जो क्लोट बनने की एबिलिटी है, मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि ये ब्लड के क्लोट को बनने से प्रिवेंट करता है। ब्लड का जो क्लोट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब भी हमारी बॉडी में कोई एक्सटर्नल इंजरी होती है या फिर कोई इंटरनल इंजरी होती है तो क्या होता है, ब्लड का क्लोट बनना स्टार्ट हो जाता है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन एंटाइकोगुलेंट्स क्या करता है, ये ब्लड का क्लोट नहीं बनने देता। ऑल्सो प्रिवेंट्स अ क्लोट दैट हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड फ्रॉम गेटिंग बिगर। सो ये क्या करता है, ये दो चीज़ें करता है। एक तो ये क्लोट को फॉर्म होने से प्रिवेंट करता है। सो फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, क्लोट का बनने ही नहीं देना। सेकंड फंक्शन इसका क्या है कि अगर कोई क्लोट बन भी चुका है तो उसके साइज को बड़ा होने से भी ये प्रिवेंट करते हैं एंटाइकोगुलेंट्स। बट the thing is, important thing is, these drugs do not dissolve already formed clots. अगर हमारी बॉडी में कोई पहले से क्लोट बना हुआ है, ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है कोई क्लोट, तो उस क्लोट को ये डिसॉल्व नहीं करेंगे। मीन्स अगर कोई क्लोट बन गया है, चाहे वो छोटा क्लोट है चाहे बड़ा क्लोट है, वो ख़त्म नहीं होगा, वो वहीं पर ही रहेगा अगर हम एंटाइकोगुलेंट्स देते हैं। सो एंटाइकोगुलेंट का क्या फंक्शन है कि ये क्लोट को बनने से प्रिवेंट करते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें क्लोट बनने के चांसेस हैं तो हम क्या करेंगे, एंटाइकोगुलेंट्स देंगे पेशेंट को ताकि क्लोट बने ही ना। और अगर कोई क्लोट बन चुका है तो ये उसके साइज को बड़ा होने से रोकेगा सिर्फ, ना कि उस क्लोट को डिसॉल्व करेगा। तो अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्लोट बन चुका है तो उसके लिए हम क्या देंगे, उसको डिसॉल्व करने के लिए या फिर उस क्लोट को ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या देंगे, थ्रोम्बोलिटिक्स। सो थ्रोम्बोलिटिक्स या फिर थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या होता है, जैसे नेम से क्लियर है, थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस, थ्रोम्बस मीन्स ब्लड क्लोट, लाइटिक्स मीन्स जो ब्रेक डाउन करते हैं। तो थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या करते हैं, आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू डिसॉल्व ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लोट्स। सो थ्रोम्बोलिटिक्स क्या करते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लोट को डिसॉल्व करते हैं। मीन्स ये ऑलरेडी जो क्लोट बन गया है उसको जो डिसॉल्व करते हैं वो होते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स, ना कि एंटाइकोगुलेंट्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एंटाइकोगुलेंट्स, और वो भी कौन से, ओरल एंटाइकोगुलेंट्स जो कि हम ओरली दे सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं, यूजेस ऑफ एंटाइकोगुलेंट्स। एंटाइकोगुलेंट्स क्यों हम देते हैं, इनके क्या यूजेस हैं। एंटाइकोगुलेंट्स प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लोट्स। ये हमने पढ़ लिया कि ये न्यू क्लोट को बनने नहीं देते, उसको न्यू क्लोट को बनने से प्रिवेंट करते हैं। और द एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्लोट्स, और जो ऑलरेडी क्लोट बन चुका है उसके साइज को बड़ा होने से प्रिवेंट करते हैं। नाउ हेपरिन इज यूटिलाइज फॉर रैपिड एंड शॉर्ट लिव्ड एक्शन। अब जो हेपरिन है वो क्या है, वो भी एंटाइकोगुलेंट है, लेकिन वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि हम सबक्यूटेनियसली या फिर आईवी दे सकते हैं। इस वीडियो में हम ओरल पढ़ रहे हैं। वाइल ओरल एंटाइकोगुलेंट्स आर सुटेबल फॉर मेंटेनेंस थेरेपी। सो जब भी किसी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है, मीन्स कोई भी क्लोट जब किसी पेशेंट के चाहे लगा लो कि वो कॉर्नरी आर्टरीज में क्लोट है या फिर कोई
वेन्स में क्लोट है, आर्टरीज में क्लोट है या वेन्स में क्लोट है या कहीं भी किसी भी पार्ट में बॉडी में क्लोट है, तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में हम क्या देते हैं, हेपरिन देते हैं। सो हेपरिन शॉर्ट लिव्ड होता है और रैपिडली एक्ट करता है। तो स्टार्टिंग में हम स्टार्ट जो करते हैं इनिशियल थेरेपी वो हेपरिन ओरल हेपरिन एंटाइकोगुलेंट से करते हैं, और बाद में मेंटेनेंस जो थेरेपी होती है वो हम ओरल एंटाइकोगुलेंट्स देते हैं। तो हेपरिन थोड़े टाइम के लिए और उसके बाद हम सिर्फ पेशेंट को ओरल एंटाइकोगुलेंट्स पर रखते हैं। जनरली द टू आर स्टार्टेड टुगेदर। तो जनरली क्या होता है, हेपरिन और जो ओरल एंटाइकोगुलेंट्स है दोनों को साथ में ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन हेपरिन 4 to 7 डेज के बाद बंद कर देते हैं और वॉरफरिन बाद में हम मेंटेनेंस थेरेपी की तरह देते हैं। वॉरफरिन भी यूजुअली देते हैं या फिर जो और ओरल एंटाइकोगुलेंट ड्रग्स हैं वो हम देते हैं हेपरिन के बंद होने के बाद। देन आता है सबसे पहला जो इसका यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम किसको ट्रीट करने के लिए देते हैं, VTE। VTE क्या है, वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, मीन्स जो वेन्स में थ्रोम्बस या फिर एम्बुलस बन जाता है उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटाइकोगुलेंट्स देते हैं। तो थ्रोम्बस हमें पता है, थ्रोम्बस क्या होता है, सपोज ये एक आर्टरी है तो यहाँ पे क्लोट बना है, तो ये क्या है, ये थ्रोम्बस है। अगर यही क्लोट यहाँ से ब्रेक डाउन होकर फ्रीली सर्कुलेशन में मूव करने लग जाता है तो उसको हम एम्बोलस बोलते हैं। तो जो एंटाइकोगुलेंट्स है वो हम प्रिवेंट या फिर ट्रीट करने के लिए किसको, वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को, VTE को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं एंटाइकोगुलेंट्स। नाउ VTE दो तरह से होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT और दूसरा होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म PE। सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है, DVT होता है जो हमारी जो डीप वेन्स होती है वहां पर जब ब्लड क्लोट बन जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है, उसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये यूजुअली क्या होता है कि जो हमारी लेग्स हैं, लोअर लेग्स, वहां पर बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं DVT। और अगर कोई पेशेंट प्रोलोंग रेस्ट पर है, मतलब कि कोई भी पेशेंट जो कि बेड बाउंड है और लॉन्ग टाइम से रेस्ट पर है तो उसको भी DVT बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम उसको प्रिवेंशन के तौर पर हम उसको एंटाइकोगुलेंट्स देते हैं ताकि उसको ब्लड क्लोट्स ना बने। देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म PE, ये क्या है, हमारी जो लंग्स की जो वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स है, वहाँ पर एम्बोलस बन जाता है, वहाँ पर ब्लड क्लोट बनने के चांसेस अगर होते हैं तो भी हम एंटाइकोगुलेंट्स देते हैं। तो ये जो VTE है इसमें 2 आते हैं, DVT और PE, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं, क्योंकि अगर जो डीप वेन में हमारे जो थ्रोम्बस है अगर वो ब्रेक डाउन होकर एम्बोलस बन जाता है और आगे सर्कुलेशन में मूव करता है तो वो आगे लंग्स में भी जा सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कॉज कर सकता है और देन ब्रेन की आर्टरीज या वेन्स में भी जा सकता है और स्ट्रोक कॉज कर सकता है। ऐसे ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी आगे सर्कुलेशन में जाकर कहीं भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। देन हमारा आता है सेकेंड यूज इसका, ट्रीट आर्टीरियल क्लोटिंग एंड प्रिवेंट एम्बोलस फॉर्मेशन पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन। सो अगर कोई AF का पेशेंट है, AF मीन्स एट्रियल फिब्रिलेशन। सो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि जो हार्ट है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। सो हार्ट का जो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो ना होकर एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि हार्ट इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करता है और इम्प्रॉपर रिलैक्स करता है। तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन, जिससे क्या होता है ब्लड आगे पंप होता है सर्कुलेशन में हार्ट से। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, जो हार्ट हमारा है वो जोर से जल्दी से फास्ट हार्ट रेट हो जाती है और प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, ना ही प्रॉपरली रिलैक्स हो पाता है। तो क्या होता है कि जो ब्लड है, सपोज ये डायग्राम में आप देखिए, सपोज ये हार्ट है और इसके ये चैम्बर्स हैं और ये है हमारा आयोटा। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं ना तो ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहे हैं ना ही प्रॉपरली रिलैक्स हो पा रहे हैं, जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में होता है, जिसमें हमारा हार्ट क्या है, इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन करता है और बहुत ही फास्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, बहुत ही फास्ट। तो उससे क्या होता है कि ब्लड आगे आयोटा में पंप नहीं हो पाता, मीन्स ब्लड हमारी बॉडी में नहीं जा पाता। जब तक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तब तक ब्लड आगे पुश हार्ट से सर्कुलेशन में नहीं होगा। तो उसके कारण हार्ट में ही ब्लड की पूलिंग होती रहती है, मीन्स वहीं पर ब्लड इकट्ठा होता है, और अगर ब्लड एक जगह इकट्ठा होता है या फिर पूलिंग उसकी होती है तो ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि इसमें ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए हम एंटाइकोगुलेंट्स देते हैं ताकि ब्लड क्लॉट बनने से हम प्रिवेंट कर सकें।
और एरिथमिया, एरिथमिया भी वही कंडीशन है कि इरेगुलर हार्ट रेट, तो अगर इरेगुलर हार्ट रेट होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट हार्ट रेट होगा, तो भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगी हार्ट की और ब्लड आगे पंप नहीं होगा. In which ineffective atrial contraction causes pooling of the blood in atria, increasing the risk of clot formation, reduce the risk of stroke. So यही आगे बताया गया है. और इससे क्या होता है कि अगर AF में एट्रियल जो फिब्रिलेशन है या फ्लटर है या फिर एरिथमिया है, इन केसेस में अगर क्लोट बन जाता है हार्ट में, तो ये क्लोट आगे सर्कुलेशन से मूव होकर हमारे ब्रेन तक जा सकता है और स्ट्रोक कोज कर सकता है. देन हमारा आता है एक पॉइंट है, जस्ट एक रैंडम पॉइंट, कि अगर एट्रियल क्लोट है, मीन्स अगर एट्रिया में जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें अगर क्लोट है, तो उन क्लोट्स में यूजुअली क्या होता है, प्लेटलेट्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देते हैं. जैसे कि कॉर्नरी आर्टरीज, अगर कॉर्नरी आर्टरीज में क्लोट बना है तो हम एस्पिरिन या फिर क्लोपिडोग्रेल देते हैं जो कि एंटी प्लेटलेट है. अगर वेनस क्लोट है, वीनस क्लोट मीन्स अगर वेन्स में क्लोट बना है तो उसमें फिब्रिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, उस केस में हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, दोनों ही केस में हम दोनों ड्रग्स को देते हैं कई केसेस में. और ये जस्ट एक पॉइंट बताया है कि मोस्टली हम ये चीज़ ध्यान में रखते हैं. देन आता है थर्ड यूज इसका, प्रिवेंटिंग थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड प्रमोटिंग सर्कुलेशन इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. सो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI मीन्स हार्ट अटैक. सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में भी हम क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट्स देते हैं बाय प्रिवेंटिंग फर्दर क्लोट फॉर्मेशन एट द साइट ऑफ ऑलरेडी फॉर्म क्लोट. क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्यों हुआ है, हार्ट अटैक क्यों हुआ है, क्योंकि कॉर्नरी आर्टरीज में क्लोट बना है. कॉर्नरी आर्टरीज में क्लोट बनने के कारण क्या है, मायोकार्डियम को प्रॉपर ब्लड सप्लाई या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिसके कारण MI हुआ या फिर हार्ट अटैक हुआ. तो और फर्दर क्लोट्स ना बने, इसलिए हम एंटीकोगुलेंट्स भी देते हैं MI के केस में भी. देन आता है अनस्टेबल एंजाइना. अनस्टेबल एंजाइना में भी हम शॉर्ट टर्म यूज ऑफ हेपरिन करते हैं. अगर किसी पर्सन को अनस्टेबल एंजाइना है या फिर MI है, हार्ट अटैक हुआ है, तो भी हम हेपरिन देते हैं. तो इस केस में भी क्या हुआ कि MI का केस है या अनस्टेबल एंजाइना का केस है, तो भी आर्टरीज में क्लोट है, लेकिन हम फिर भी हेपरिन देते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स की तरह, ताकि फर्दर क्लोट जो ना बने. एस्पिरिन इज़ इक्वली इफेक्टिव. एस्पिरिन तो है ही प्लेटलेट्स है, एंटी प्लेटलेट है, तो एस्पिरिन या फिर क्लोपिडोग्रेल हम देते हैं, जो दोनों ही ड्रग ये एंटी प्लेटलेट है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आर्टीरियल क्लोट है तो हम एंटीकोगुलेंट नहीं देते, हम एंटी प्लेटलेट भी देते हैं और एंटीकोगुलेंट्स भी देते हैं फर्दर क्लोट्स को प्रिवेंट करने के लिए. तो ये वाला जो पॉइंट मैंने पीछे समझाया था, ये जस्ट एज अ फॉर नॉलेज है. सो करंटली जो रिकमेंडेशन है, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो करंट रिकमेंडेशन है अनस्टेबल एंजाइना और एक्यूट MI के पेशेंट के लिए, वो क्या है, एस्पिरिन प्लस हेपरिन. सो एस्पिरिन देते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट है, साथ में ही शॉर्ट टर्म हेपरिन का यूज़ करते हैं, और हेपरिन 4 to 7 डेज के बाद डिसकंटिन्यू करके जो भी ओरल एंटीकोगुलेंट है वो हम स्टार्ट कर देते हैं. देन आता है फोर्थ, इसका यूज़ किया है प्रिवेंट्स क्लोट फॉर्मेशन आफ्टर हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट. कोई भी सर्जरी हुई है, जैसे कि वॉल्व रिप्लेस हुआ है, कोई भी मेटेलिक वॉल्व है वो डाला गया है, या फिर वॉल्व रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, कोई इंट्रा एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, तो भी हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं. एंटीकोगुलेंट्स क्यों देते हैं, क्योंकि इन सर्जरीज के बाद क्लोट बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो क्लोट को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं. देन आता है इनडिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, जिसको बोलते हैं DI. सो डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन में भी क्या होते हैं, ये ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें क्लोट बनने के चांसेस इंक्रीज रहते हैं, तो इन केसेस में भी, इन कंडीशंस में भी हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं. सो ये सारे यूजेस हो गए. अब क्या है, एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स क्या करते हैं, बेसिकली ये क्लोटिंग टाइम को इंक्रीज कर देते हैं. सो जो हमारा नॉर्मल क्लोटिंग टाइम है उस क्लोटिंग टाइम को ये इंक्रीज कर देंगे. अगर क्लोटिंग टाइम को इंक्रीज कर देंगे तो ब्लड क्लोट
की जो फॉर्मेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगी। देन है क्लोट फॉर्मेशन इज डिक्रीज, क्लोट का जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। एग्जिस्टिंग क्लोट्स डू नॉट बिकम लार्जर, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी क्लोट उनका साइज बड़ा नहीं होता। ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजनेशन आर मेंटेन्ड, जब क्लोट नहीं होगा बॉडी में और जो ऑलरेडी फॉर्म क्लोट है उसका साइज बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट करेगा और हमारे जो टिश्यूज हैं उनको परफ्यूजन होती रहेगी, ऑक्सीजनेशन मिलता रहेगा। देन आता है एंटाइकोगुलेंट्स की क्लासिफिकेशन। सो ये पूरी क्लासिफिकेशन है एंटाइकोगुलेंट। सबसे पहले जो ओरल एंटाइकोगुलेंट है वो है क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस इनिबिटर्स, जिसमें आते हैं हमारे वार्फरिन सोडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। देन आते हैं हमारे थ्रोम्बिन इनिबिटर्स। थ्रोम्बिन इनिबिटर्स अभी मैं डिस्कस करते हैं कि थ्रोम्बिन क्या है। तो इसमें फर्स्ट आता है इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया एंटाइकोगुलेंट में, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, जिसमें हम पेरेंट्रल यानी कि सबक्यूटेनियस या फिर आईवी हेपरिन देते हैं। सो इसमें हेपरिन ही आता है, हेपरिन अनफ्रैक्शनेटेड एंड लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। तो आप प्रीवियस वीडियो फॉलो कर सकते हैं इसको समझने के लिए। इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स। सो ये भी ओरल एंटाइकोगुलेंट्स हैं, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स। ये न्यू जो एंटाइकोगुलेंट्स हैं वो हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे फर्स्ट आता है हमारा क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस इनिबिटर्स, और वाइटामिन के एंटागोनिस्ट भी इसको बोलते हैं, जो कि है वार्फरिन। सो वार्फरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम से ही क्लियर है, वाइटामिन के एंटागोनिस्ट। सो ये क्या करता है, वाइटामिन के आपको पता है वाइटामिन के क्या है, क्लोट बनने में हेल्प करता है। तो वाइटामिन के एंटागोनिस्ट मतलब वार्फरिन क्या करता है, वाइटामिन के अगेंस्ट वर्क करता है, मतलब क्लोट नहीं बनने देता। इसको कोमेरिन्स डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। सो वार्फरिन इज ऑल्सो नोन एज वाइटामिन के एंटागोनिस्ट, VKA। इट इज द मोस्ट कॉमन ओरल एंटाइकोगुलेंट, मोस्ट कॉमन है एंड इज गिवन इन टैबलेट फॉर्म। ऑरली ऑफ कोर्स ये दिया जाता है टैबलेट फॉर्म में, एज इट इज ईजिली एंड रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम GI ट्रैक, क्योंकि ये GI हमारे स्टमक से ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, इंटेस्टाइन से। ऑल्दो वार्फरिन इज एब्जॉर्ब क्विकली, its effect don't occur for about 48 hours with the full effect taking 3 to 4 days। वार्फरिन क्या है, क्विकली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो फर्स्ट 48 आवर्स में हमको देखने को नहीं मिलता। इसका जो फुल इफेक्ट है वो 3 to 4 डेज में आता है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एंटाइकोगुलेंट, और ये इसलिए ये क्या है, लॉन्ग टर्म एंटाइकोगुलेंट है। देन आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो वार्फरिन है वो कैसे एक्ट करता है। क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस inhibitors decrease the production of clotting factors in the liver। नाउ इसको दूसरा जो नाम है वो क्या है, क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस इनिबिटर। तो ये क्या करता है, जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं हमारे, उनका जो सिंथेसिस है उसको डिक्रीज कर देता है, उसको इनिबिट कर देता है, मतलब जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनको ही नहीं बनने देता, उनकी जो प्रोडक्शन है उसको बहुत कम कर देता है इन द लीवर। सो लीवर में जो भी जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो जो लीवर से बनते हैं, लीवर में जो बनने वाले क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्पेसिफिकली द वाइटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स, जो क्लोटिंग फैक्टर्स वाइटामिन के पर डिपेंड हैं, जैसे कि क्लोटिंग फैक्टर सेकंड हमारा कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन। क्लोटिंग फैक्टर 7th, 9th एंड 10th। सो ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं ये वाइटामिन के डिपेंडेंट है, और इनको वार्फरिन इनकी जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा कम कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वाइटामिन के एंटागोनिस्ट, एंड दूसरा नाम इसका क्या है, क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस इनिबिटर्स। देन इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अब वार्फरिन क्या है, आप देखिए वार्फरिन क्या है, एंटाइकोगुलेंट है। एंटाइकोगुलेंट मीन्स ये क्लोट को नहीं बनने देता, तो क्लोट नहीं बनने देता मतलब हमारा जो ब्लड है वो, जो कि लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लड थिनर्स। सो अगर ब्लड थिन है, ब्लड में क्लोट नहीं है, फ्रीली सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, और उसका जो क्लोटिंग टाइम है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो अगर छोटा सा भी कहीं पे कट लगा है, छोटी सी भी इंजरी हुई है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर ब्लीडिंग क्या है, बहुत टाइम तक हो सकती है। यूजुअली जो ब्लीडिंग या फिर क्लोट जो बन जाता है
जितने सेकंड्स में उतने सेकंड्स में क्लॉट नहीं बनेगा। सो एक्सेसिव ब्लीडिंग इसका साइड इफेक्ट है। नोज ब्लीड बहुत ही कॉमनली देखा जाता है पेशेंट्स में जो एंटाइकोगुलेंट्स पर होते हैं। यूरिन या फिर स्टूल्स में ब्लड आ सकता है। सो अगर स्टूल में ब्लड आता है तो उसको मिलीना बोलते हैं। हेडेक हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, गम्स में से ब्लीडिंग हो सकती है, नोज ब्लीड बहुत कॉमन है, डायरिया हो सकता है, फीवर एंड स्किन रैश। सो ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हमने ध्यान में रखने हैं। पेशेंट को एजुकेट करना है अगर वो वॉरफरिन ले रहा है कि आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको कोई कट लगता है या फिर आपकी कोई भी इंजरी होती है और अगर ब्लड स्टॉप नहीं होता तो आपने इमरजेंसी में या फिर एम्बुलेंस को कॉल करना है। और जो स्टूल है उसको भी रेगुलर चेक करना है कि कहीं आपसे इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, तो उसको भी चेक करना है। और अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो उसके क्या क्या जो हेमरेज जिसको बोलते हैं उसके क्या क्या साइंस है अभी देखते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में आता है वो हेमरेज मीन्स बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है। सिम्टम्स ऑफ हेमरेज आर अनयूजुअल ब्लीडिंग या फिर ब्रूजिंग मीन्स ब्रूजिंग होते हैं जो निशान पड़ जाते हैं जैसे ब्लूइश कलर के या फिर थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर के जो ब्रूज हो जाते हैं स्किन पर जो मार्क्स आ जाते हैं उसको ब्रूजिंग बोलते हैं। तो उनके क्या साइंस है? हाई हार्ट रेट। हेमरेज के साइन क्या है? हार्ट रेट आपका हाई हो जाएगा और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो ये सबसे पहला साइन है। देन उसके बाद ब्लैक और ब्लडी स्टूल्स। सो अगर पेशेंट कोई भी पर्सन में हम देख रहे हैं कि उसका वो ओरल एंटाइकोगुलेंट्स पर है, अगर उसको हेमरेज हुआ है तो उसका साइन क्या है? ब्लड प्रेशर लो होगा और हार्ट रेट हाई होगा। स्टूल्स में अगर ब्लड आ रहा है तो वो भी एडवर्स इफेक्ट है। यूरिन में ब्लड आ रहा है या फिर थकावट हो रही है बहुत ज़्यादा फैटीग, वो भी हेमरेज का साइन है। अनएक्सप्लेन फीवर्स, चिल्स, सोर थ्रोट, स्टमक पेन, वर्स हेडेक, कॉफ़ी ग्राउंड कलर, वॉमिट, ये सब क्या है? हेमरेज के साइन हैं या फिर अनयूजुअल ब्लीडिंग के साइंस हैं। देन एक बहुत कॉमन है वॉरफरिन इंड्यूस स्किन नेक्रोसिस। सो अगर कोई भी पेशेंट जो कि एंटाइकोगुलेंट्स पर होता है उसकी जो स्किन है, सपोज हम अगर हेपरिन देते हैं तो हेपरिन साइड पर बहुत ईजिली जो स्किन है वो ब्रूज हो जाती है। ऐसे ही वॉरफरिन इंड्यूस स्किन नेक्रोसिस भी होता है जो कि स्किन नेक्रोसिस मीन्स स्किन का डैमेज होना, स्किन में या फिर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है किसी पर्टिकुलर एरिया में स्किन को प्रॉपर नहीं मिलता और वहाँ पर स्किन जो है नेक्रोज होना स्टार्ट हो जाती है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। टिपिकली हैपन्स इन ओबीज, जो ओबीज पेशेंट होते हैं, ओवरवेट पेशेंट होते हैं या फिर जो मेनोपेज वुमेन है उसमें ये देखने को मिलता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद लार्ज डोज ऑफ वॉरफरिन। अगर किसी पेशेंट को लार्ज डोज दी गई है वॉरफरिन की, उनमें ये देखने को मिलता है विद इन 1 to 10 days ऑफ स्टार्टिंग द ड्रग। और पहले 1 से 10 दिन जो इनिशियल डेज है वॉरफरिन स्टार्ट करने के, उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। मैनेजमेंट इसका क्या है? विटामिन के दिया जाता है। तो विटामिन के क्या है? वॉरफरिन का एंटीडोट है, तो एंटीडोट विटामिन के दिया जाता है आईवी या फिर आईएम। इसका दूसरा नेम क्या है? फाइटोमेनाडियोन, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? रेयर हैं बट सीरियस हैं, जो कि क्या है? कैल्सीफाइलेक्सिस। कैल्सीफाइलेक्सिस क्या होता है? कैल्शियम कलेक्ट होने लग जाता है स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द स्किन की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर कैल्शियम कलेक्ट होने लग जाता है, जो कि कैसे होता है? पेनफुल रैशेज अपीयर होते हैं, ब्लड क्लोट्स और सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये मोस्टली जो रीनल डिसीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। देन हमारा आता है देन आता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो INR। INR बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पेशेंट को क्या दे रहे हैं? वॉरफरिन। तो वॉरफरिन दे रहे हैं तो हमने मॉनिटर भी करना है पेशेंट के साथ में कि जो वॉरफरिन हम दे रहे हैं वो काम भी कर रहा है, ब्लड क्लॉट को बनने से रोक भी रहा है, या ऐसा तो नहीं हो गया कि हमने बहुत ज़्यादा वॉरफरिन दे दिया है कि ब्लीडिंग होने के बहुत एक्सेसिव चांसेस हो गए हैं। तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम INR देखते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ वॉरफरिन इज मेजर्ड बाय ब्लड टेस्ट नोन एज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सो पहले इसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते थे और ये डिपेंड किस पे करता है? ये ब्लड टेस्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम पे,
जो वॉरफरीन का जो इफेक्टिवनेस है उसको देखने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको पीटी बोलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोथ्रोम्बिन क्लोटिंग फैक्टर सेकंड है, और प्रोथ्रोम्बिन से ही थ्रोम्बिन बनता है, और थ्रोम्बिन से ही आगे फिब्रिन एंड देन ब्लड क्लोट बनता है स्टेबल। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम, नॉर्मल जो प्रोथ्रोम्बिन बनता है वो 10 to 12 सेकेंड में बनता है, तो नॉर्मल पीटी क्या है? 10 to 12 सेकेंड। नाउ हम इसको क्या बोलते हैं? आईएनआर। अब हम इसको इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो बोलते हैं। आईएनआर हम किससे कैलकुलेट करते हैं? पीटी से ही, प्रोथ्रोम्बिन टाइम से ही हम कैलकुलेट करते हैं। दिस टेस्ट मेजर्स द टाइम इट टेक्स फॉर ब्लड टू क्लोट। ये टेस्ट क्या करता है? देखता है कि ब्लड क्लोट होने में कितना टाइम लग रहा है, एंड देन हम कंपेयर करते हैं एवरेज के साथ, एवरेज कितना क्लोटिंग टाइम है। सो ब्लड क्लोट होने का मतलब है कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कितने टाइम में बन रहा है। द हायर द आईएनआर वैल्यू द लॉन्गर इट टेक्स टू क्लोट। जितना ज़्यादा आईएनआर वैल्यू होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा ब्लड को क्लोट होने में। इट इज़ एन एसे फॉर इवेल्युएट द एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे ऑफ कोगुलेशन। तो हम इसमें आईएनआर में हम क्या देखते हैं? एक तो एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक फाइनल कॉमन पाथवे। हमारे दो पाथवे होते हैं क्लोटिंग फैक्टर के, क्लोटिंग कैस्केड के, तो इसको मैंने पार्ट 1 में ज़्यादा डिटेल में समझाया है। एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक मतलब कोई एक्सटर्नल इंजरी हुई है बॉडी में तो वो पाथवे चलता है। इंट्रिंसिक पाथवे अगर इंटरनल इंजरी हुई है, और ये एक्सटर्नल इंटरनल पाथवे दोनों फाइनल कॉमन पाथवे में मिलते हैं। अभी मैं आगे एक डायग्राम है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आईएनआर में हम क्या देखते हैं? एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे। PT is often used in conjunction with APTT। तो PT हम APTT के साथ ही ऑर्डर करते हैं। यूजली ये जो ब्लड टेस्ट है APTT हम देखते हैं जो पेशेंट वॉरफरीन पे होता है, विच मेजर्स द इंट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे। नाउ नॉर्मल रेंज क्या है? इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? नॉर्मल रेंज आईएनआर की क्या है? 0.8 to 1.2 सेकेंड। थेरेप्यूटिक रेंज क्या है? 2 to 3 सेकेंड। थेरेप्यूटिक और नॉर्मल का क्या मतलब है? नॉर्मल का मतलब है एक आम आदमी में, एक कॉमन मैन में नॉर्मल रेंज जो आईएनआर की होती है वो कितनी होती है, मतलब कितना टाइम नॉर्मल पर्सन का ब्लड क्लोट होने में लेता है? 0.8 to 1.2 सेकेंड। थेरेप्यूटिक रेंज क्या है? थेरेपी मतलब जब हम पेशेंट को एंटाइकोगुलेंट देते हैं, मीन्स वॉरफरीन पर जब पेशेंट है, वॉरफरीन पर अगर पेशेंट है तो थेरेप्यूटिक रेंज क्या होनी चाहिए जिससे कि ब्लड क्लोट ना बने? 2 to 3 सेकेंड। सो ये थेरेप्यूटिक रेंज है, 2 to 3 सेकेंड अगर पेशेंट वॉरफरीन पर है आईएनआर की। अगर 2 से कम हुआ तो इट मीन्स जो वॉरफरीन हम दे रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं है, जो डोज हम दे रहे हैं। अगर 3 से ज़्यादा होता है इट मीन्स पेशेंट को ब्लीडिंग के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आईएनआर के अकॉर्डिंग वॉरफरीन की डोज को एडजस्ट करते हैं। सो हम डेली आईएनआर चेक करते हैं व्हाइल द पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड। फॉर पेशेंट विद हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग क्लोट, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ही चांसेस है, इंक्रीज रिस्क पर है पेशेंट क्लोट डेवलप होने के, जैसे कि मैकेनिकल हार्ट वॉल्व, अगर पेशेंट की अभी सर्जरी हुई है, मैकेनिकल हार्ट वॉल्व डला है कोई, या फिर MI का पेशेंट है, तो आईएनआर 3 to 4 सेकेंड भी हो सकता है। देन आर द एंटाइडोट ऑफ वॉरफरीन। सो एंटाइडोट हमने पढ़ लिया है, विटामिन के है। देन हमारा आता है न्यू ड्रग्स। सो ये न्यू ओरल एंटाइकोगुलेंट है जिसको हम नोवल एंड ओरल एंटाइकोगुलेंट्स भी बोलते हैं। नोवल का मतलब होता है न्यू, और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स या फिर डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटाइकोगुलेंट्स भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो न्यू ओरल एंटाइकोगुलेंट है ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनिबिट करते हैं। इसका जो एक्शन है वो क्या है? डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स ब्लॉक एंजाइम थ्रोम्बिन डायरेक्टली विदाउट अफेक्टिंग द एक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। सो एंटी थ्रोम्बिन 3 या फिर एंटी थ्रोम्बिन थर्ड क्या है? एंटी थ्रोम्बिन थर्ड ये जो हमारे इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स हैं, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स यानी कि जो हेपरिन है, ये क्या करते हैं? ये इनडायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनिबिट करते हैं बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3, जो कि मैंने पार्ट 1 में डिटेल में बताया है। लेकिन जो ये जो न्यू ओरल एंटाइकोगुलेंट है ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन, ये जो थ्रोम्बिन है इसको डायरेक्टली इनिबिट करते हैं विदाउट इवन इफेक्टिव एंटी थ्रोम्बिन 3। और ये क्या करते हैं? सो इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनिबिट करना है। कैसे? बाय इनिबिटिंग फैक्टर 2A एंड 10A। 2A फैक्टर कौन सा है?
जो कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। सो प्रोथ्रोम्बिन क्या है? क्लोटिंग फैक्टर 2 है। ये जो 2A है ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन जो है वो उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है 2A। तो प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, फिर 2A बनेगा। जब डायरेक्ट ओरल एंटाइकोगुलेंट हम देंगे तो ये जो 2A है ये नहीं बनेगा। अगर ये 2A मीन्स जो एक्टिवेटेड फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन की वो नहीं बनेगी तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा। थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फिब्रिनोजन, फिब्रिन और जो स्टेबल क्लोट है वो नहीं बनेगा। तो इसके आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, क्लोट ही नहीं बनेगा। एंड या फिर ये 10A, 10A क्या है? जो क्लोटिंग फैक्टर 10 है उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। अगर 10A नहीं बनेगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो थ्रोम्बिन नहीं बनेगा। तो ये क्या है? ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो कि होते हैं। तो डायरेक्ट ओरल एंटाइकोगुलेंट्स इस तरह से वर्क करते हैं। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, और ये दोनों आके कहाँ मिलते हैं? फाइनल कॉमन पाथवे पे। सो ये हमारा क्लोटिंग कैस्केड है। देन हमारा आता है न्यू क्लास ऑफ ओरल एंटाइकोगुलेंट। अब ये जो न्यू ड्रग्स आए हैं, ये जो ओरल एंटाइकोगुलेंट्स हैं जिनको हम नोवल ओरल एंटाइकोगुलेंट्स या फिर DOAC डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटाइकोगुलेंट बोलते हैं। इनके नेम क्या है? ये यूजुअली बैन से एंड होते हैं। एपिक्साबैन, रिवारोक्साबैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडोक्साबैन, सो यहाँ पे यूके में एपिक्साबैन, रिवारोक्साबैन, एडोक्साबैन बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं। एरगेट्रोबैन, डैबिगेट्रिन, सो ये मतलब ऑलमोस्ट ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। नाउ ये जो न्यू ओरल एंटाइकोगुलेंट है ये क्या है? ज़्यादा इफेक्टिव है, इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ एंटाइकोगुलेशन। सो ये हम आजकल यूज करते हैं, वॉरफरिन भी यूज करते हैं, लेकिन इनके क्या है? न्यू जो ओरल एंटाइकोगुलेंट्स है इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं ये कम है। सो स्पेशली इन पेशेंट हु सफर फ्रॉम हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो स्पेशली जिन पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि हेपरिन से क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाता है। तो अगर हम हेपरिन की जगह हम ये जो न्यू ओरल एंटाइकोगुलेंट्स है ये देते हैं तो पेशेंट जिनको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ था हेपरिन से वो नहीं होगा। हाईली इफेक्टिव येट रिक्वायर लेस मॉनिटरिंग, इसमें हमको कोई मॉनिटरिंग भी नहीं करनी। जैसे हमें वॉरफरिन के लिए हमको INR चेक करना पड़ता है, न्यू ये जो ओरल एंटाइकोगुलेंट्स है इसके लिए हमको कोई मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती, कोई भी टेस्ट इसके लिए नहीं है। एंड मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेन ब्लीड एंड व्हेन टेकन फॉर स्ट्रोक प्रिवेंशन। जब ये स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए ये जो न्यू ओरल एंटाइकोगुलेंट्स हैं बहुत ही इफेक्टिव हैं और ये ब्लीडिंग को भी ब्लीडिंग का जो रिस्क है उसको भी रिड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो बिगेन टू वर्क एंड क्लियर द सिस्टम क्विकर देन वॉरफरिन। वॉरफरिन को क्या लगते हैं? 3 से 4 दिन लगते हैं अपना इफेक्ट शो करने में, लेकिन ये क्या है? जल्दी से अपना इफेक्ट शो करते हैं और जल्दी से ही सिस्टम से क्लियर भी हो जाते हैं, जल्दी ये इनका जो एलिमिनेशन रेट है वो भी कम है। दे डोंट रिक्वायर फ्रीक्वेंट ब्लड मॉनिटरिंग, इनको फ्रीक्वेंट बार बार ब्लड मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं होती। एंड कैन बी गिवन सेफली इन अ फिक्स्ड डोज, ये हम सेफली दे सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट, हमने इस ड्रग में इस वीडियो में क्या डिस्कस किया? हमने ओरल एंटाइकोगुलेंट्स के बारे में डिस्कस किया। ओरल एंटाइकोगुलेंट्स में हमने क्या डिस्कस किया? वॉरफरिन डिस्कस किया। फर्स्ट वॉरफरिन हमारा क्या था? वॉरफरिन हमारा विटामिन के एंटागोनिस्ट था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको चेक करने के लिए हम INR करते हैं। एंड देन हमने जो न्यू ओरल एंटाइकोगुलेंट्स है जिनको हमने डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटाइकोगुलेंट्स बोला है वो डिस्कस किए। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.